कश्मीर में मौसम और हालात बदलते देर नहीं लगती। एक बार फिर ये साबित हो गया है, पहलगाम अब कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कश्मीर की यह खूबसूरत घाटी हमेशा के लिए खामोश हो गई है। मणिरत्नम की रोजा में जिस तरह से कश्मीर की हंसी वादियों में आतंकी एक शादीशुदा कपल को जुदा कर उनकी अरमानों भरी जिंदगी से हंसी और खुशी छीन लेते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा घिनौना पहलगाम में हुआ है। और इसीलिए आज ये सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते इस देश के हिंदुओं के दिल में इतना दर्द, इतना खौफ कैसे आ गया? कैसे कश्मीर के अंदर दो लोकल कश्मीरी और तीन पाकिस्तानी मिलकर हिंदुओं के दिल में वो डर पैदा कर गए जिसकी वजह से शायद आने वाली पीढ़ियां भी कश्मीर जाने से डरेंगी। इस देश के हिंदू वोटर ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। जब आपने भरोसा जताया कि डिमोनेटाइजेशन के बाद या फिर 370 के बाद कश्मीर सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में है, कोई खतरा नहीं है, आप जा सकते हैं, तब कश्मीर में बढ़ोतरी हुई थी। 2020 में कश्मीर जाने वालों की संख्या जहां 36 लाख थी, तो 2024 में तकरीबन 2.5 करोड़ हो गई। इस साल 3-3.5 करोड़ का अनुमान था। ये आपके भरोसे पर था। इसके बावजूद ये टारगेटेड हमले क्यों? सरकार क्यों नहीं लोगों की हत्या करने वाले बुज़दिलों को ढूंढकर ऐसे खौफनाक सजा दे रही है कि रूह कांप जाए? हमास में ऐसा हुआ था कि ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मारा गया था, लेकिन जो हिम्मत इजराइल ने दिखाई थी, क्या हम वो नहीं दिखाएंगे? 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री विदेशी दौरा रद्द करके वापस आते हैं। इस वक्त देश का आहत होना स्वाभाविक है और इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहां पर है विदेश नीति जो दुनिया को भारत का लोहा मनवाने का दावा करती है? कहां पर है वो बॉर्डर सिक्योरिटी जिस पर हमें गुरूर था? कहां है वो गरज जो कहती थी कि इस देश में हिंदुओं की हित वाली सरकार है और कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता? क्योंकि हकीकत है कि बाल बांका नहीं हुआ है, बल्कि लोगों की पैंट उतरवाकर, उनका धर्म जानकर, उनका कलावा देखकर, किसी महिला की मांग, उसका मंगलसूत्र देखकर उन लोगों को मारा गया है। अब बीजेपी से जुड़े कई फर्जी सूरमा बदले की बात कर रहे हैं। क्या किसी के बदले से वो लोग वापस आ जाएंगे जिनको गोलियों ने मार दिया? क्या उन लोगों के मन में आतंक खत्म हो पाएगा जिन्होंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा है? इन हत्याओं और इस आतंक की जिम्मेदारी तय करेगी देश की सरकार, या फिर पुलवामा के आरडीएक्स की तरह ही पहलगांव की बंदूकें भी एक रहस्य बनकर रह जाएंगी? जम्मू कश्मीर में शांति का सरकारी दावा सच है या झूठ? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर में हिंसक और आतंकी घटनाओं का क्या सिलसिला रहा है? आगे की इस रिपोर्ट में हम ये तमाम सवाल जानेंगे और जम्मू कश्मीर में फेल हुए गृह मंत्रालय को। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। पहलगाम में आतंकी हमला होता है। आतंकी पर्यटकों को निशाना बनाते हैं। पत्नियां अपने पति की लाश के सामने रो रही हैं। लोग आतंकित हैं। ये हमला सुरक्षा व्यवस्था और गृह मंत्रालय पर एक बड़ा तमाचा है। लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत का संचार करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही जातीय मुद्दा, जिसकी वजह से विशेषज्ञों के अनुसार बीजेपी के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, उस पर भी चोट किया जा रहा है। मोटे तौर पर इस आतंकी हमले को एक राजनीतिक इकोसिस्टम ने आपदा के तौर पर देखा, लेकिन उसमें से अवसर निकालने से नहीं चूके और गंदा पॉलिटिकल खेल खेल रहे हैं। कश्मीर केवल किसी शहर का नाम नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो सौंदर्य की दृष्टि से बेमिसाल। लेकिन गांव में कहा जाता है ना कि ज्यादा सुंदर और महत्वपूर्ण लोगों को नजर लग जाती है। ठीक वैसे ही कश्मीर को भी आजादी के समय से ही नजर लगी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस भूखंड के लिए यूं तो कई खास प्रावधानों के साथ कश्मीर भारत का अंग बना, लेकिन जैसा कि पहले ही कहा, कश्मीर केवल एक शहर नहीं बल्कि एक इमोशन है और इमोशन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनावों का एक बड़ा निर्धारक होता है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, इस नारे के साथ पहले जनसंघ और फिर भाजपा ने राजनीतिक जमीन साधी। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के विभत्स और दुखद पलायन को भी लोगों ने अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। 20 मार्च 2015 को जम्मू कश्मीर के कठुआ में, 25 जून 2016 को पंपोर में, 18 सितंबर 2016 को उरी में, 3 अक्टूबर 2016 को बारामूला में और 6 अक्टूबर 2016 को हंदवाड़ा में आतंकी हमले हुए। इन हमलों में 22 जवानों की शहादत हुई। जम्मू कश्मीर में जनवरी 2016 से अप्रैल 2016 तक गवर्नर रूल था और अप्रैल 2016 के बाद बीजेपी के समर्थन से बनी पीडीपी की सरकार क्लूलेस दिख रही थी। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए कोई ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं था।
फिर सरकार ने एक इकोनॉमिक ब्लंडर किया। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लिया गया और आम लोग इसे सही माने, इसके लिए फिर कश्मीर के इमोशन का तड़का डाला गया। कहा गया कि नोटबंदी से आतंक की कमर टूट जाएगी और घाटी में फिर से शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? 2014 से 25 तक के आतंकी हमलों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए कि कैसे कश्मीर को इमोटिव आधार पर इलेक्शन विनिंग मशीन की तरह यूज किया गया है। अगर हम 14 फरवरी 2019 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपुरा के पास करीब 3 बजे जैश ए मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने विस्फोटकों से लदी कार को सीआरपीएफ के काफिले के बस से टकरा दिया। इस आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, एक आतंकी मारा गया और 5 जवान घायल हुए। हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हादसा हुआ, उस समय सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने करण थॉपर को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि ये हादसा सरकार की गलती की वजह से हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री को उसी दिन बताया कि ये हादसा हमारी गलती से हुआ है और इससे टाला जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल ने उन्हें इस बारे में चुप रहने के लिए कहा। फ्रंटलाइन मैगजीन के फरवरी 2021 के अंत में आनंद भक्तों ने सरकार की गुप्तचर तंत्र के संदेशों की छानबीन करने के बाद ये खुलासा किया कि इस हादसे से पहले सरकार को 1 या 2 नहीं बल्कि 11 बार गुप्त सूचनाओं से खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि हमला होने वाला है। ये सभी दस्तावेज फ्रंटलाइन पत्रिका के पास हैं। आनंद भक्तों की इस खोजी रिपोर्ट का आज तक सरकार ने खंडन नहीं किया है। फ्रंटलाइन के लेख के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस को पहली और दूसरी चेतावनी पुलवामा हादसे के 1.5 महीने पहले 2 और 3 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के डीजीपी और कश्मीर रेंज के आईजीपी के नाम खुफिया रिपोर्ट मिली। इसमें बताया गया कि दक्षिण कश्मीर में जैश ए मोहम्मद किसास मिशन के तहत बदला लेने की तैयारी कर रहा है। चेतावनी की गंभीरता को दर्शाने के लिए इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि पिछली बार ऐसी चेतावनी के बाद पुलवामा में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ था। उसी सप्ताह 7 जनवरी को तीसरी चेतावनी मिली कि 3 आतंकवादी कश्मीर के शोपिया इलाके में युवाओं को आईईडी विस्फोट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसकी पुष्टि 18 जनवरी को खुफिया रिपोर्ट से हुई कि पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में विदेशी आतंकवादियों के सहयोग से 20 स्थानीय मिलिटेंट कुछ बड़ा करने की योजना कर रहे हैं। और फिर 21 जनवरी को पता लगा कि किसास मिशन के तहत 2017 में जैश ए मोहम्मद के मुखिया के भतीजे तहला राशिद की मौत का बदला लेने की योजना बना रही है। लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये हमला कहाँ होगा, कौन करेगा और कार्रवाई की जाए तो किसके खिलाफ की जाए। 24 और 25 जनवरी को मिली खुफिया जानकारी ने इस कड़ी को भी जोड़ दिया। पता लगा कि जैश ए मोहम्मद के अवंतीपुरा ग्रुप ने मुदस्तर खान के नेतृत्व में बड़े फिदाहीन हमले की रिपोर्ट की है और वो समूह पुलवामा के शाहिद बाबा के संपर्क में है। अब पुलिस के हाथ कार्रवाई करने लायक सूचना थी। मुदस्तर एक लोकल आतंकी था और उस तक पहुंचना असंभव नहीं था। 25 तारीख को खुफिया खबर मिली कि मुदस्तर खान को गांव के पास देखा गया है। अब तक साफ था कि तैयारी अवंतीपुरा या पंपोर के पास चल रही है। 9 फरवरी को सीआरपीएफ के पास भी खबर आई कि जैश ए मोहम्मद बदले की कार्रवाई करने वाला है और फिर 12 फरवरी को केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी आईबी के मल्टी एजेंसी सेंटर में रिपोर्ट आई कि जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी हैंडलर जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सड़क पर आईईडी ब्लास्ट की तैयारी कर रहे हैं। इसके 24 घंटे पहले अंतिम और 11वीं चेतावनी मिली कि जैश ए मोहम्मद सुरक्षा बलों के रास्ते में आईईडी ब्लास्ट कर सकता है और सुरक्षा बलों को तत्काल अलर्ट किया जाए। तमाम चेतावनियों के बावजूद अगले दिन यानी 14 फरवरी को 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों को उसी सड़क से भेजा गया जहां आईईडी ब्लास्ट की खुफिया जानकारी थी। सीआरपीएफ ने सड़क की बजाय हवाई जहाज से जाने की मांग की, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। और यही नहीं, सत्यपाल मलिक के अनुसार उस सड़क के सभी नाकों बंद भी नहीं किया गया था। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। उसी जैश ए मोहम्मद द्वारा उसी मुदस्तर खान के नेतृत्व में उसी पुलवामा अवंतीपुरा इलाके में वही आईडी ब्लास्ट किया गया जिसकी खबर मिल चुकी थी। हमारे 40 जवान शहीद हो गए। खुफिया इनपुट के बावजूद सुरक्षा बलों को मौत के मुंह में झोंका गया। तो या तो ये भयंकर लापरवाही या फिर षड्यंत्र का मामला था। देश को ये जानने का अधिकार है कि ये षड्यंत्र किसके इशारे पर हुआ था, लेकिन देश अब तक नहीं पता लगा पाया कि आरडीएक्स आया कहां से था। 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव शुरू हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलवामा में हुए हमलों के जवाब में की गई एयर स्ट्राइक से भाजपा को इमोटिव आधार पर वोट हासिल हुए। पुलवामा हमला कैसे हुआ, किसने किया, आरडीएक्स कहां से आया, इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई।
39 जवानों की शहादत की वजह तक पता नहीं चली, बस इमोटिव इंटेलिजेंस के नाम पर फायदा उठाया गया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। कश्मीर के इमोशन पर चुनाव जीते तो जीतने के बाद बड़ा इमोशनल फैसला तो करना ही था। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। दावा किया गया कि इससे शांति बहाल हो जाएगी। कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने इसे कैश किया। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक लोग कश्मीर में जमीन खरीदने के नाम पर उत्साहित दिखे और बीजेपी के चुनाव में इमोटिव फायदा हुआ। लेकिन क्या धारा 370 हटने के बाद शांति बहाल हो पाई? जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नोटबंदी के बाद सरकार ने दावा किया कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आतंकी हमले रुके नहीं। 29 नवंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में 166 मीडियम रेजिमेंट के आर्मी बेस के 3 आतंकियों ने हमला किया, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पहले गार्ड फोर्स पर ग्रेनेड फेंकी और फिर गोलीबारी की। फिर बेस में घुसकर एक मेस और फैमिली क्वार्टर्स को निशाना बनाया, जिसके बाद करीब 4 घंटे की मुठभेड़ में 7 सैनिक शहीद हो गए। इसके 8 महीने बाद 11 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बंटेगू के पास लश्कर-ए तैयबा के आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला कर दिया, जिसमें 7 तीर्थयात्री मारे गए। इसके बाद 10 फरवरी 2018 सुजवा में, 7 मार्च 2019 जम्मू कश्मीर बस स्टैंड पर, 12 जून 2019 अनंतनाग के केपी रोड पर, 26 नवंबर 2020 HMT श्रीनगर में, 27 जून 2021 को जम्मू के सतवारी इलाके में, 4 अगस्त 2021 बांदीपोरा में, 11 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में, 20 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ में, 13 सितंबर 2023 को फिर से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में, 29 अक्टूबर 2023 को कश्मीर के श्रीनगर में। फहरिस्त बहुत लंबी है। अगस्त 2019 में धारा 370 हटाते हुए बीजेपी सरकार ने दावा किया कि इसके बाद शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन आंकड़े ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। गृह मंत्रालय के डेटा के अनुसार 2014 से 18 तक केवल जम्मू कश्मीर में 1708 हमले हुए। हालांकि 2019 के बाद ये आंकड़ा पब्लिक नहीं है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, 2014 से अप्रैल 2025 तक भारत में छोटे बड़े आतंकवादी हमलों की संख्या साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार 10,724 है। इसमें 8,081 नागरिक मारे गए हैं और 4,616 सुरक्षा जवान शहीद हुए हैं। अगर आप साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको लगातार संख्या कम होती नजर आएगी। 2008 में लगभग 5,000 हमले, 2010 तक आते आते 2,200 हमले। हालांकि 2012 में हमलों की वृद्धि देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से लगातार घटते रहे और साल 2015 तक आते आते लगभग 1,400 रह गए। आगे भी लगातार घटते रहे और साल 2019 में मात्र 490 हो गए। लेकिन 2019 के बाद आतंकी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई। 2020 में 497, 21 में 583, 22 में 667, 2023 में 874 और 24 में 1114। सरकार धारा 370 हटाने के बाद से ही दावा करती आई है कि कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कम होंगी, लेकिन ये संभव कैसे है कि कश्मीर में तो आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हों, लेकिन देश में बढ़ रही हों। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी अकाउंट्स के जरिए जिस तरह से इस्लामोफोबिक और राजनीतिक नारे दिए जा रहे हैं, वो बताते हैं कि जिंदगियां खत्म हुई हैं। दरअसल उनकी परवाह किसी को भी नहीं है। और अब पहलगाम में दर्दनाक मंजर के बाद सिर्फ सवाल बचे, जवाब नहीं। शोक, क्रोध और डर के बीच जिम्मेदारी किसकी है? आतंक के खिलाफ देश कब एकजुट होगा और कब तक कश्मीर सिर्फ एक वोट बटोरू जुमला बना रहेगा? मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक।